हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर जैयर पर। दोस्तों, आज का हम टॉपिक लेके आ गए हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में। किस तरह अजय डोभाल ने सिर्फ प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी की जान ही नहीं बचाई बल्कि पीएफआई को जड़ से मिटा दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। इस कहानी के तरफ हम आपको बताएंगे चीजों को कैसे ऑपरेट किया गया, कैसे पीएफआई को जड़ से मिटाया गया। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। 27 सितंबर 2022 नई दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। सड़कों पे सन्नाटा और गलियों में अंधेरा। शाहीन बाग के नौसिखियों का इस बात पर बहुत गुमान था कि उनकी इलाके में उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकते। रात के 3 बजे अचानक एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर सो रहे घर के मालिक ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। सामने खाकी वर्दी पहने 4 हट्टे कट्टे नौजवान खड़े थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या शोर मचा पाता, दिल्ली पुलिस के उन पहलवानों ने उसे दबोच लिया। पलक झपकते ही उसे घर के बाहर खड़ी गाड़ी में डाल दिया। उसकी पत्नी चीखने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी जगे, लोग इकट्ठा होने लगे। 10 से 15 लोग उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि वह चारों ओर से घिर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के स्क्वाड कमांडो ने पूरे मोहल्ले की घेराबंदी कर ली थी। ऑर्डर साफ था, ना तो कोई अंदर आएगा और ना तो कोई बाहर जाएगा। उस रात शाहीन बाग का वह भ्रम टूट गया कि उनके इलाके में पुलिस घुस नहीं सकती। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। उस वक्त उसी समय देश के अलग अलग हिस्से में 12 और लोगों को उठाया जा रहा था। यह लोग देखने में तो आम नागरिक ही थे, लेकिन इनका असल काम एक ही था, पीएफआई के लिए काम करना। यह सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था, जिसका नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। 6 जुलाई 2022 बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के जश्न मनाया जाने वाला। 12 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होने के लिए पटना आने वाले थे। पूरे बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, सजावट हो रही थी, लेकिन प्रशासन इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी कि पटना में ही फुलवारी शरीफ इलाके में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। फुलवारी शरीफ में अहमद पैलेस नाम की एक इमारत की पहली मंजिल पर कुछ लोग जमा थे। वे हथियारों की सफाई कर रहे थे और ग्रेनेड की गिनती कर रहे थे। ये लोग कोई मामूली अपराधी नहीं थे, बल्कि पीएफआई के ट्रेंड मेंबर्स थे। उनका मकसद खौफनाक था। 12 जुलाई को जब पीएम मोदी पटना आए तो उन पर दिन दहाड़े हमला करना। उनकी तैयारी पूरी थी। वे जानते थे कि प्रधानमंत्री का काफिला कहां से गुजरेगा और सुरक्षा में कहां चूक हो सकती है। तभी एक घटना ने बाजी पलट दी। फुलवारी शरीफ थाने के एसएचओ इकरार अहमद के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज बेहद भड़काऊ था। उस मैसेज में लिखा था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुसलमान आखिर कब बनोगे तुम? फोकट की महानता का गुणगान कब तक करोगे? कल जुम्मे की नमाज है, नया टोल की जामा मस्जिद पहुंचो और अपने रसूल को साबित करो। इस मैसेज ने पूरे पुलिस के कान खड़े कर दिए। पहले तो एक 0 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जैसे ही पीएम के दौरे की तारीख नजदीक आई, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई। बिहार पुलिस ने उस व्हाट्सएप मैसेज की तह तक जाने का फैसला किया। जांच की आंच फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस तक जा पहुंची। 11 जुलाई को पुलिस ने वहां छापा मारा। वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज और झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन मौजूद थे।
वे वहां युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो वहां मिला वे था 8 से 15 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में टाइप था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था कि कैसे 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। पूछताछ में उन्होंने कबूला की उनका प्लान पीएम मोदी के दौरे के दौरान हमला करने का था। यह खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची हड़कंप मच गया। जब यह खबर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल तक पहुंची तो वे समझ गए कि पानी अफसर के ऊपर जा चुका है। 15 जुलाई 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम था मरगूब अहमद तानिस। उसके फोन में गजवाए हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों की संगठनों के लिंक थे। सबूत सामने थे। PFI अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक दीमक बन चुका था जो सिस्टम को अंदर से खोखला करता जा रहा था। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल ने एक गुप्त बैठक की। अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री के सामने रखे सबूतों को देखकर कहा, ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बनाकर भी खुले में घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसा सोचना भी पाप है। मैं आपको यह वचन देता हूं कि आज से 90 दिन के अंदर अंदर देश की धरती से PFI का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। यहीं से उल्टी गिनती की शुरुआत हुई। डोभाल जानते थे कि PFI कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वह सिमी की तरह बेवकूफ नहीं थे। PFI ने खुद को एक सामाजिक संगठन का चोला पहन रखा था। वे स्कूल चलाते थे, गरीबों की मदद करने का दिखावा करते थे, ह्यूमन राइट की बातें करते थे। अगर उन पर बिना ठोस सबूत कर हाथ डाला जाता तो देश में दंगे भड़क सकते थे। उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता। इसीलिए डोभाल ने बहुत ही शांत लेकिन घातक रणनीति बनाई। PFI असल में बैन किए गए संगठन की सिमी का ही एक नया अवतार था। 2001 में जब सरकार ने सिमी पर बैन लगाया तो उनके नेताओं ने समझा कि खुलेआम आतंकवाद की बात करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए 2006 में उन्होंने केरल के NDF, कर्नाटक के KDF और तमिलनाडु के MNPs को मिलकर PFI का गठन किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया वे दलितों और पिछड़ों की आवाज़ हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। 2010 में केरल के प्रोफेसर TJ जोसेफ के हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लिख दिया था जो PFI को पसंद नहीं आया। 2016 तक PFI पर दंगे के 125 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। 2017 में पता चला कि केरल से गायब होकर ISI ज्वाइन करने वाले युवा PFI से ही जुड़ रहे हैं। PFI ने एक ऐसा इलीगल नेटवर्क बना लिया था जो गल्फ घाटी से हवाला के जरिए पैसा मंगाता था और उस पैसे का इस्तेमाल भारत में दंगे भड़काने और वकीलों की फौज खड़ी करने में करता था। वे सिस्टम के अंदर घुस चुके थे। केरल और कर्नाटक पुलिस में भी उनके आदमी मौजूद थे। इसीलिए डोभाल जानते थे कि इस बार वार सीधा और जटिल होना चाहिए। अजीत डोभाल ने सबसे पहले PFI को उनके ही समुदाय से अलग करने की चाल चली। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली में एक इंटरफेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। डोभाल खुद वहां पहुंचे। इस सम्मेलन में सूफी संतों और बड़े मुसलमान विद्वानों ने हिस्सा लिया। वहां एक प्रस्तावना पास किया गया। PFI कट्टरपंथी संगठन इस्लाम और दोनों के लिए खतरा है। डोभाल का संदेश साफ था, PFI पूरे मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो PFI के सामाजिक रूप से अलग थलग करना चाहते थे ताकि जब एक्शन हो तो आम मुसलमान सड़क पर ना उतरें। दूसरी तरफ पर्दे के पीछे असल खेल शुरू हो गया था। डोभाल ने IB और रॉ को काम पे लगा दिया। आदेश साफ था, PFI के हर छोटे बड़े नेता की कुंडली तैयार करो। वो क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके बैंक खाते में पैसा कहाँ से आता है।
अगले 2 महीने तक भारत के एजेंसियां पीएफआई के पीछे लग गईं। पीएफआई के नेताओं को भनक तक नहीं लगी कि उनके फोन टैप हो रहे हैं और उनके ड्राइवर से लेकर रसोई तक उन पर नजर रखी जा रही है। अगस्त का महीना आते आते डोभाल के पास पीएफआई का हर काले कारनामों का एक डोज तैयार हो गया था और वक्त था एक्शन टीम बनाने का। डोभाल ने देश भर से ऐसे पुलिस अफसरों को चुना जो निडर थे और जिनका रिकॉर्ड बेदाग था, खास तौर पर उन राज्यों से जहां से पीएफआई मौजूद थी, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन अफसरों को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन किसी को नहीं बताया गया कि मिशन क्या है। 4 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक गए। वहां उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ गुप्त बैठक की। बाहर मीडिया को लगा कि कोई राजनीति दौरा है, लेकिन अंदर पीएफआई के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। सबसे बड़ी चुनौती थी गोपनीयता। अगर खबर लीक हो जाती तो पीएफआई के नेता अंडरग्राउंड हो जाते। इसीलिए डोभाल ने एक और चाल चली। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री को केरल के कोच्चि में आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन करने जाना था। डोभाल भी उनके साथ गए। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौट गए, लेकिन डोभाल वहीं रुक गए। वो कोच्चि के गेस्ट हाउस में रुके और वहां के केरल पुलिस के डीजीपी और सीनियर अफसरों के साथ एक गुप्त बैठक की। मीडिया को लगा कि साहब रूटीन दौरे पर हैं, लेकिन असल में वो पीएफआई के गढ़ में घुसकर उनके खिलाफ जाल बिछा रहे थे। इसके बाद वो चुपचाप मुंबई गए और वहां गवर्नर हाउस में महाराष्ट्र पुलिस के साथ मीटिंग की। 21 सितंबर 2022 को दिल्ली में हाई वोल्टेज मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल ने ऑपरेशन ऑक्टोपस को हरी झंडी दे दी। 21 सितंबर की रात जब पूरे देश सो रहा था, तब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्राइक की तैयारी की जा रही थी। इस मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस। रात के ठीक 1 बजे एनआईए, ईडी और राज्य के पुलिस के हजारों जवानों हरकत में आ गए। एक साथ 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर छापेमारी हुई, केरल से लेकर कश्मीर तक और दिल्ली से लेकर असम तक। पीएफआई के ठिकानों को घेर लिया गया, किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया गया। पीएफआई के दफ्तरों में भड़काऊ लिटरेचर, डिजिटल डिवाइस और करोड़ों रुपए की लेन देन का सबूत मिला। सबसे चौंकाने वाली जो चीज मिली थी वह था किल लिस्ट। पीएफआई ने आरएसएस और हिंदू संगठनों के कई बड़े नेताओं की हत्या का पूरा प्लान बना रखा था। अगले 5 दिनों तक पूछताछ का दौरा चला। 7 सितंबर को एक बार फिर छापेमारी हुई और 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबूत इतने पुख्ता थे कि पीएफआई के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं। आखिरकार 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने पीएफआई और उनके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया। अजीत डोभाल ने अपना वचन निभाया। 90 दिनों के अंदर पीएफआई का नामो निशान मिटा दिया। यह ऑपरेशन दुनिया के लिए एक मिसाल बना कि कैसे बिना खून खराबे के एक गहरी स्ट्रेटजी और स्ट्रिक्ट प्लानिंग के इतने बड़े और खतरनाक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। आज पीएफआई इतिहास बन चुका है, लेकिन इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे नायक पर्दे के पीछे रहकर कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं। पीएफआई पर लगा यह बैन सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारत की अखंडता और सुरक्षा का भी जीत था। ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन मिडनाइट ने यह साबित कर दिया कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की हर चाल पर हमारी सुरक्षा एजेंसी की पैनी नजर है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा कि आपको इस ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में क्या पता था। अभी के लिए जय हिंद।